महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। ये प्रश्न केवल मनुष्य और वन्यजीव संघर्ष का नहीं है, बल्कि ये मनुष्य और वन्यजीव के सह अस्तित्व का भी है। इस पृथ्वी पर केवल हम लोग वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, तो उनका सह अस्तित्व भी आवश्यक है। ये जो संघर्ष की बढ़ती हुई परिस्थिति है, ये जनसंख्या का असंतुलन, विकास, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में दखल और उसके कारण ये संघर्ष ज्यादा बढ़ रहा है। इसके लिए हम लगातार वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बेहतर प्रयास, उसमें जो ओवरलैपिंग है उसको कम करने का, और जो माननीय सदस्य ने भी चिंता जाहिर करी है, टकराव के जो कारण हैं उनको चिन्हित करके उनको समाधान करने का कार्य हम कर रहे हैं। हम वन्य क्षेत्र के जो रिसोर्सेज हैं उनके इम्प्रूवमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो शेड्यूल 1 के स्पीशीज हैं, जिसमें टाइगर, लेपर्ड, हाथी, भालू, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन गोर और सांप आदि हैं, उनके भी कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम चला रहे हैं और लोगों को जो वन्य क्षेत्र के आसपास रहते हैं उनके साथ सह अस्तित्व रहे, उसके लिए कंजर्वेशन प्रोग्राम भी चलाते हैं। माननीय सदस्य ने सही कहा है कि हाथियों के कारण काफी संघर्ष है, जिसमें लगभग औसतन 500 व्यक्तियों की भी जान जाती है, पर हम ये भी जानते हैं कि एक्सीडेंट और बाकी कारणों से हाथी भी बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। एक जो बड़ा विषय है जो जंगल के बाहर भी है, वो सांप के काटने के कारण मृत्यु है, और ये तो पूरे देश भर में जो सबसे ज्यादा जो जान जाती है वो सांप काटने के कारण है। दूसरा जो किसानों को नुकसान है, वो जो हमारे शेड्यूल 2 की स्पीशीज हैं, जिसके अंतर्गत मुख्यतः जंगली सुअर और नीलगाय है, जिसके कारण जो खेत किसानों के जंगल के आसपास हैं उनकी फसलों को नुकसान पहुंचता है और इंसानों को चोट भी लगती है। हम राज्य सरकारों के साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकारें इसकी फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, उनके पास डेटा भी है और वो लोग फील्ड लेवल पर कार्य भी करते हैं। उसके साथ ही साथ मंत्रालय के जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसके साथ कुछ सिविल सोसाइटी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए उनके साथ एक बेहतर स्ट्रेटेजी बनाते हुए हमने 2021 में और उसके बाद 2023 में एक डिटेल गाइडलाइन भी जारी करी है। इस गाइडलाइन के अंतर्गत हमने हॉटस्पॉट की पहचान करी है, जहां पर हम राज्य के वन अधिकारियों के साथ मिलकर के ज्यादा तीव्रता से कार्य कर रहे हैं। हमने राज्यों में जहां पर ज्यादा संघर्ष प्रभावी हो रहे हैं वहां पर रैपिड रिस्पांस टीम बनाने की बात करी है, एसओपी के प्रति लोगों को जागरूक किया है। उसके साथ ही ये जो एक्सीडेंट है उसमें एक्स ग्रेशिया पेमेंट को भी सुनिश्चित किया है। इस एक्स ग्रेशिया पेमेंट में हमने जो कोई या मृत्यु या जहां पर बहुत ज्यादा अपाहिज किया गया है वहां पर 10 लाख रुपए की राशि, जो स्कीम में पहले 5 लाख थी, उसको बढ़ा करके किया है। इसके साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके सेक्शन 11 में हमने खतरनाक हो चुके जो वाइल्ड लाइफ के जो जानवर हैं उसकी पावर जो है वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को दी है। देश में जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है उसको सुरक्षित रखने के लिए नेशनल पार्क, सेंचुरी, कंजर्वेशन और कम्युनिटी रिजर्व, इसकी संख्या में भी हम लगातार वृद्धि कर रहे हैं। लंबा हो रहा है तो फिर अगले सप्लीमेंट्री में दे देंगे। थैंक यू। Second supplementary through CV Shanmugam. Sir,
The Honourable Minister has mentioned guidelines and advisories, but the scale and severity of conflict necessitate a robust, enforceable national framework. The Honourable Supreme Court, in its order dated 17/11/25, issued sweeping direction including all states must actively consider classifying human-wildlife conflict as a national disaster. Ex gratia of 10 lakhs for every human death caused due to wildlife attack. NTCA to frame model guidelines on human-wildlife conflict within 6 months, and states must adopt them within 6 months thereafter. Compensation must be swift and accessible, covering human death, injury, crop and cattle loss. Mandatory close coordination between forest, revenue, police, disaster management and local bodies. In this, I want to ask, what is the present status of NTCA's model guidelines on human-wildlife conflict? By when does the ministry intend to make their adoption mandatory for all states, including Tamil Nadu? Will the ministry consider issuing a time-bound national action plan, making it compulsory for all states to establish district-level conflict management units, deploy real-time rapid response time teams, integrate forest, revenue, police, disaster management departments under a standard operating procedure, and ensure uniform prompt compensation so that the recurring elephant-related conflicts in Tamil Nadu districts like Coimbatore, the Nilagiri, Erode and Hosur are handled in coordinated and accountable manner. Vanakkam, Nandri. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को ये जानकर के हर्ष होगा कि कोयम्बटूर में जो हमारा साइकॉन का सेंटर है उसको हमने मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के लिए एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने का फैसला किया है, ताकि देश भर में अलग अलग जगहों पे जो ये संघर्ष चलते हैं उसके लिए एक कोई अच्छे तरीके से उसकी स्टडी की जा सके, और कोयम्बटूर के उस सेंटर को हमने प्रारंभ भी किया है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि एनटीसीए ने देश भर में 32 टाइगर कॉरिडोर्स की पहचान करी है और 2023 में हमने 150 एलिफेंट कॉरिडोर की भी पहचान करी है। हाथियों का विशेष रूप से जो मूवमेंट है वो अंतर राज्य रहता है, और ये जो हमारा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल का ये जो मिला जुला एरिया है जो बांदीपुर से शुरू होकर वायनाड और मधुमलाई तक जाता है, इस प्रकार के जो क्षेत्र है, या बंगाल में हमारे मेदिनीपुर से होकर के और उड़ीसा तक जो हाथी का मूवमेंट रहता है उसमें झारखंड का भी क्षेत्र सम्मिलित है। उन सारे कॉरिडोर्स के मानक को बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और उसके पश्चात भी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट की CSS योजना के तहत राज्यों को वित्तीय मदद मुहैया करा रहे हैं। विशेष रूप से हाथियों के मूवमेंट के लिए हम अर्ली वार्निंग सिस्टम, सोलर फेंसिंग, बायो फेंसिंग और कुछ जगहों पे हम लोग बाउंड्री वॉल के लिए भी फंड उपलब्ध करा रहे हैं। रेस्पॉन्स टीम के मदद और उनके मुआवजे के लिए कार्य कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, रेडियो कॉलर, डिजिटल सेंसर वॉल और सर्वेलेंस लगाने का कार्य कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों वायनाड भी गया था, तो मैंने वहां के जिला अधिकारी को ये निर्देश किया था कि जिला अधिकारी, फॉरेस्ट ऑफिसर दोनों मिलकर के और IPS अफसर जो SP हैं, तीनों मिलकर अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, ताकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है मूवमेंट की, वो मूवमेंट की इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके। हम ये जानते हैं कि ये मानव और जो जानवर का संघर्ष एक सामाजिक विकास और संरक्षण की चुनौती है, और इसलिए सरकार का लक्ष्य है कि वन्यजीव विरासत की रक्षा करते हुए समुदायों की सुरक्षा भी निश्चित करे, ताकि सब साथ रहकर विज्ञान आधारित तरीकों से समुदायों की भागीदारी से इससे अस्तित्व को बनाए रखें। The third supplementary, Ashok Chavan ji. महोदय, धन्यवाद आपका। मैं माननीय मंत्री जी से जो उन्होंने जवाब दिया है, बहुत ही अच्छा जवाब दिया है कि ह्यूमन बीइंग और वाइल्ड एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो
रोकने के लिए कई सुझाव और कई तरीकों का उन्होंने जिक्र किया है। मैं खास करके इस विषय पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि किसानों की समस्या कुछ और है कि बहुत बार रात को जाना पड़ता है खेतों में पानी देने के लिए। हमारे प्रयास हो रहे हैं, चर्चाएं हो रही है, प्रिवेंटिव मेजर्स, कॉम्पेंसेशन वगैरह, ठीक है, पर जान जाने से बेटर है कि प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में कुछ सोचा जाए। कि जैसे भी आपने यहाँ पर जिक्र किया, हर स्टेट में समस्याएं हैं कि बिजली का समय का जो बिजली दी जाती है वो कभी कभी रात को दी जाती है, दिन में बिजली मिलती नहीं और खेतों में रात को बिजली देने की नौबत आती है, तो किसान को रात को वहाँ पर जाना पड़ता है अपनी खेती को पानी देने के लिए, पंप ऑपरेट करने के लिए। तो मेरा ये सुझाव है, बल्कि इसके बारे में अगर केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र और हर स्टेट से अगर समन्वय करके बात की जाएगी तो रात का जो वक्त है उस वक्त की बिजली के बजाय दिन में बिजली का प्रयास अगर देने का किया जाए तो रात में खेत में जाने की नौबत कम रहेगी और ऐसे इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं उसको कम करने के लिए इसका फायदा हो सकता है। ये मेरा सुझाव है नंबर एक। और दूसरी बात है कि हम स्टेट गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन, फील्ड्स की प्रोटेक्शन, क्योंकि हम देखते वाइल्ड एनिमल्स जब फील्ड में जाते हैं तो हमारी खेत की जो उपजाऊ है उसको खराब कर देते हैं, वहाँ पर बहुत उसका नुकसान हो जाता है। तो उसकी जो फेंसिंग है या इलेक्ट्रिकल उसकी जो करना पड़ता है उससे काफ़ी उससे नुकसान रोक सकते हैं। तो मंत्री से मैं जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में सरकार क्या विचार कर रही है। Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव है, उनके पास खुद अपने अच्छे प्रशासनिक अनुभव हैं और जो मुख्यतः विषय है वो राज्य सरकार के साथ संबंधित है। जहाँ तक वन्य क्षेत्रों के सीमांकन का विषय है, इस प्रकार के जो कॉन्फ्लिक्ट के एरिया हैं जहाँ पर मानवीय आबादी नज़दीक है, उन क्षेत्रों में हम लोग चिन्हित करते हैं और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत अगर जरूरत होती है तो सीमांकन का कार्य भी करते हैं। Fourth supplementary, Srimati Ranjan जी। मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि हम मानव और वन जीव के संघर्ष की बात तो कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं और आपने आंसर में भी दिया है कि चूंकि जनसंख्या और हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हम उनके घर में जा रहे हैं, वो हमारे घर में नहीं जा रहे हैं। मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि हसदेव छत्तीसगढ़ में जो कई लाख पेड़ कट रहे हैं, जो वन जीवों का अधिकार छीन रहा है, तो क्या सरकार ने, एक तो मेरा प्रश्न है कि वहाँ कौन कौन से जानवर हैं, कितनी संख्या के जानवर हैं, और हम लोगों ने उनका घर छीना है तो क्या उनको कहाँ बसाएंगे आप? जो अटैक हो रहे हैं तो क्या उसकी सरकार की कोई प्लानिंग है? इस तरह हिमाचल है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, क्या ये सरकार बताएगी कि विगत 3 वर्षों के दौरान मानव हमलों यानी वन को विकास के नाम पर हम मानव हमलों की बात कर रहे हैं, लेकिन वन जीवों का घर छीनने के कारण कितने वन जीव हताहत हुए हैं, क्या उसका डेटा क्या सरकार रखती है? साथ ही इसके साथ मैं कहूंगी कि हम मानव के क्षति के मुआवजे की बात कर रहे हैं, 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, लेकिन हम उनके घर में घुस रहे हैं। तो क्या जानवर अगर नहीं बचेंगे, फॉरेस्ट नहीं बचेगा, वन नहीं बचेगा, तो हम भी नहीं बचेंगे, तो क्या उनकी क्षति के मुआवजे के बारे में भी सरकार सोच रही है? थैंक यू सो मच। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत विस्तृत प्रश्न पूछा है, पर समय की मर्यादा को देखते हुए मैं सीमित समय में उत्तर दूंगा। पहला प्रश्न उन्होंने कहा है कि सरकार जो पशु हैं उनके संरक्षण के लिए क्या कार्य कर रही है। हम जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उसके लिए विशेष प्रोजेक्ट चलाते हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, प्रोजेक्ट भालू, ये सारे जो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, इनके लिए हम विशेष संरक्षण के कार्य चलाते हैं। उसके साथ ही माननीय सदस्य को मैं कहना चाहता हूं कि पिछले ही महीने यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें भारत वन्य संरक्षित क्षेत्र को बचाए रखने में दुनिया का 3रे नंबर का देश, और हम आज भी दुनिया में अपनी रैंकिंग को बढ़ा करके रखे हैं। हम वन्य क्षेत्र के संरक्षण के लिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भारत एक ऐसा देश है जो हर
तीसरे साल एक रिपोर्ट को प्रकाशित करता है, जो भी लगातार ये दर्शा रही है कि हमने अपने वन्य क्षेत्र की सुरक्षा करी हुई है, उसके क्वालिटी मेंटेन के लिए हम आगे कार्य करते हैं। मैं माननीय सदस्य की इस चिंता को जानता हूं कि हमें वन्य क्षेत्रों को उनका संरक्षण करना चाहिए, लेकिन सभी सांसद मिलकर अपने अपने क्षेत्र में इस कार्रवाई को करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। Fifth supplementary, Tiruchi Siva. Thank you, Chairman, sir. Sir, the recent reports have shown that tiger conservation habitats have pushed the leopards out of their natural habitat, thereby forcing them into farmland and creating an atmosphere more ripe for human-wildlife conflict. If it's a fact, whether the ministry is aware of it and what are the steps taken to handle it? जी, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है ये बहुत सही विषय है। ये अभी एक प्रोजेक्ट पे हमने काम शुरू किया है, टाइगर आउटसाइड कॉरिडोर। ऐसे स्थानों को, ऐसे जो हमारे इस समय पूरे देश में 54 टाइगर रिजर्व्स हैं, वो जो 54 टाइगर रिजर्व्स हैं उसमें कोर एरिया के बाहर जो टाइगर्स हैं उस सारे विषयों की हम पहचान कर रहे हैं। विशेष रूप से जैसे मैं उदाहरण के लिए भी देना चाहूँगा कि मैं खुद फील्ड विजिट करके आया था पीलीभीत के आगे दुधवा क्षेत्र का, और कुछ जगहों पर हमारे जो क्षेत्र हैं वो आपस में अलग अलग भी हैं। तो जो टाइगर आउटसाइड टाइगर कॉरिडोर है उसको लेकर के एक विशेष परियोजना हमने शुरू करी है, इस स्थानों को भी चिन्हित करा है और उसके समाधान के लिए भी हम कार्य करते हैं।